नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक फन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का मैटर एंड अवर सराउंडिंग्स। तो जो चैप्टर का नाम है मैटर होता क्या है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ बनी है वो सब किसी न किसी मैटर से बनी है। चाहे वो हवा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब मैटर से बना है। तो जो पुराने ज़माने के इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए थे जिससे कि मैटर मतलब जो कि मैटर की फॉर्म है। पहला था एयर यानी वायु या हवा, दूसरा था अर्थ यानी पृथ्वी या ज़मीन या मिट्टी ऐसे कह लो, तीसरा था फायर यानी आग, चौथा था स्काई और पांचवा था वाटर यानी कि जल। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो उनके हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट सब चीज़ें इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बनी होगी। पर आज के ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन और बता दी हैं उनके फिजिकल और केमिकल नेचर पे, जो कि हम चैप्टर के लगभग लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, नॉट पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, आप इसे पढ़ लेना। दूसरे पन्ने में चलते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm क्यूब, पढ़ लेना। दूसरे पन्ने में आ गए हम। ठीक है, इसमें भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब जो पार्टिकल्स का साइज है वो, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं जो जितना हम सोच भी नहीं सकते। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है। जैसे कि एक्टिविटी दे रखी है कि एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा कि शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। उसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, लेमनेड यानी नींबू पानी बनाते हैं तो जो एक के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इनसे हमें यह पता चला। उसके बाद फिर पार्टिकल्स के बारे में दे दिया और फिर अब चलते हैं तीसरे पन्ने में। एक्टिविटी दे रखी, एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हर समय हिलते रहते हैं, तो वो जो एनर्जी पजेस करते हैं उससे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल ज़्यादा बढ़ते हैं, जब पार्टिकल ज़्यादा बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इन नंबर 3 एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ ऊपर होंगी उनमें हमने इसको ऑब्जर्व कर रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फिर यहाँ पे जो ये 3 एक्टिविटीज रखे 1.6, ओके, 1.7 और 1.8, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, तो इनमें से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। हम चलते हैं दूसरे पन्ने की तरफ जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी स्टेट्स होती हैं। तो 8 तक तो हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड होती है जो ठोस होती है, यानी जिसके पास क्या होती है, रिजिडिटी होती है। होती है नहीं होती है? होती है तो कमेंट कर देना, नहीं होती है तो भी कमेंट कर देना। या तो सॉलिड स्टेट जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ थ्रेड, डायरी, बुक, पेंसिल वगैरह, ये सब क्या है, सॉलिड है। यानी कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज शेप्स हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। यानी कि जितने भी सॉलिड्स होंगे
उनके पास डेफिनेट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज यानी एक बाउंड्री होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम्स होगी, और उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को बनाए रख सकें। अगर वो कोई आउटसाइड फोर्स से टकराते हैं तो खुद को अपने शेप में रख सकते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं वो टूट सकते हैं एक फोर्स में, पर ये डिफ़िकल्ट है कि हम उनके शेप को चेंज कर दें, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं रिजिड। ठीक है, सॉलिड तो सबने देखा ही होगा, अरे नहीं देखा तो शीशे को ही देख लेना, वो भी सॉलिड ही है। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड स्टेट सबको पता होगा क्या होता है, बालों में जो तेल लगाता है वो लिक्विड होता है, पानी जो हम पीते हैं वो लिक्विड होता है। और फिर अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने पढ़ा कि लिक्विड्स के पास फिक्स्ड शेप तो नहीं है पर फिक्स्ड वॉल्यूम है। दे टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब अगर आप पानी को या तेल को, कोई सी भी जो लिक्विड चीज़ है, आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो कंटेनर का शेप ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, अपने शेप को बदल सकते हैं, तो रिजिड नहीं है वो, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। तो वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व हो सकती हैं पानी में, ये गैसेस ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि जानवरों के और पेड़ पौधों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids. मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको हवा चाहिए जीने के लिए, जितने भी पानी के एनिमल्स हैं उन्हें हवा चाहिए पानी के अंदर। तो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस डिफ्यूज हो सकती है लिक्विड्स में। तो जो रेट है यानी जो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इसका मतलब कि जो रेट है डिफ्यूजन का लिक्विड का वो हायर है सॉलिड से। दिस इज ड्यू टू दैट द फैक्ट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन सॉलिड। यानी जो हमने पढ़े थे कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मतलब उनके बीच में और जगह होती है सॉलिड के कंपैरेटिवली, तो वो मतलब आपस में चिपकते नहीं है, वो थोड़े बहुत गैप रखते हैं अपने पास, तो वो हिल डुल सकते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये हमने पढ़ा। तो मतलब पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके पास ज़्यादा जगह होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। फिर आती है थर्ड स्टेट जो हमने पढ़ी थी पहले भी, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्या होती है? जो गैस सिलेंडर में भरी होती है वो भी गैस होती है। जो गैस हम क्या बोलते हैं, द बलून, जो गैस बलून में भरी जाती है वो भी गैस होती है। मतलब सारी जो लिक्विड स्टेट्स गैसेस स्टेट्स हैं उनके हम अब गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, लिक्विड के थोड़े कम और गैसेस के सबसे ज़्यादा। यानी गैसेस जो हैं वो अपने शेप तुरंत बदल सकते हैं और मतलब ज़्यादा जगह पे घूम सकते हैं। तो अगर इसमें से एग्जाम में सवाल आए कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो आप क्या कहेंगे? इसकी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी ज़्यादा जल्दी मूव कर सकते हैं, और ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, जैसे कि एलपीजी जो हमें सिलेंडर मिलता है घर में जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं। दूसरा है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं पता तो आप जान लो। तो जो सीएनजी गैस है उससे हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण, जैसा कि हमने पढ़ा कि गैसेस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो सीएनजी की हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण उसकी जो गैस की जो वॉल्यूम होती है, यानी जो बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं और एक छोटे सिलेंडर
में हम भर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। वी कम टू नो व्हाट बीइंग इज कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। कभी दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है कि रसोई में कुछ बन रहा है पर खुशबू आपको आ गई हो, तो वो किस लिए होता है वो इसमें लिखा हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन रीचेज अस एंड इवन फर्दर अवे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो फूड मिक्स यानी जो फूड बन रहा है, तो उससे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो उसकी वेपर्स है खुशबू वाली अरोमा, तो पार्टिकल्स जो हवा में है उनसे मिक्स हो जाती है और वो हवा के बहाव के साथ रसोई से बाहर निकल के हमारी नाक तक आ ही जाती है। तो जो गर्म खाने की खुशबू होती है वो हम तक कुछ सेकंड में आ सकती है अगर हम उसे कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, तो जो पार्टिकल्स की जो हाई स्पीड है और उनके बीच में जो ज़्यादा सी जगह है उनके बीच में उन पार्टिकल्स के बीच में, तो गैसेस एक प्रॉपर्टी शो करती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, यानी गैसेस में सबसे जल्दी और सबसे तेज डिफ्यूजन होता है। इस बात को याद रख लो, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। फिर आता है इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं बहुत ही तेज रफ्तार में। तो इसके कारण जो उनका रेंडम मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट कर देते हैं, और एंड ऑल्सो दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी अगर किसी कंटेनर में गैस है तो गैस के कंटेनर के जो पार्टिकल्स हैं यानी जो कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनसे भी वो पार्टिकल्स हिट हो जाते हैं। तो जो इसके कारण द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है गैस के द्वारा ये इसलिए है क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट करी है गैस के पार्टिकल्स ने पर यूनिट एरिया ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये था क्या कैसे स्टेट। फिर आएगा चेंज इन मैटर ऑफ मतलब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? बताइए आप। पता है तो लाइक करना, नहीं पता है तो कमेंट कर देना। तो फिर ये है कि बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि अगर आप बर्फ़ यानी कि सॉलिड हुआ, आपने बर्फ़ को रखा मतलब पानी को रखा फ्रिज में, तो यानी लिक्विड का बन गया, सॉलिड बन गया। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फेमिलियर वाटर, गैस वाटर। तो क्या होता है जब आप उसे व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो मैं इन क्वेश्चंस का कुछ आंसर देना पड़ेगा। फिर आपको ये एक्टिविटी मिलेगी, आप ये एक्टिविटी देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं दूसरे पन्ने पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, यानी कि अगर हम सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो भी बढ़ जाती है। तो इस इंक्रीज के कारण काइनेटिक एनर्जी में ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. The temperature at which the solid melts to become liquid at an atmospheric pressure is called its melting point. यानी कि यहाँ से मैं बताऊँगा, ठीक है, ये चीज़ आपको बताऊँगा अभी के लिए। यानी कि ये कह रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स भी तेज रफ्तार में भागने लगते हैं। तो उसके जो हीट ने जो एनर्जी सप्लाई करा, हीट जो एनर्जी सप्लाई करी, तो वो क्या करती है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वो कम कर देती है और पार्टिकल्स को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और फिर उन्हें फ्रीली मूव करना पड़ता है। तो एक स्टेज आती है जब सॉलिड को पिघलना पड़ता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पिघल के लिक्विड बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, वो एक इंडिकेशन है स्ट्रेंथ की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ
ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ़ का वो होता है 273.16 केल्विन, यानी लगभग 273 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यानी जो प्रोसेस होती है जिसमें कि मेल्टिंग होती है, मतलब जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदलता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम बर्फ़ को रखते हैं कुछ देर के लिए तो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाती है, तो वही होता है फ्यूजन, यानी कि किसी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदलना। फिर आता है हमारा एज द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द आइस शोइंग द राइज इन टेम्परेचर। मतलब जो आइस है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी सराउंडिंग से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। द वर्ड मतलब इट इज़ कंसिडर्ड that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat। latent heat क्या होती है? ये एक हीट होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। तो जो लेटेंट है उसका मतलब होता है हिडन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब हीट एनर्जी की अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फिर आता है हमारा, तो व्हेन वी सप्लाई हीट energy to water the particles start moving even faster at certain temperature। the point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। मतलब जब हम पानी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, मतलब एक ऐसे टेम्परेचर पर जब हम पहुंच जाते हैं कि उसके पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की चेन को तोड़ के बाहर जा सके, उस टेम्परेचर पे लिक्विड गैसेस स्टेट में बदलने लगता है। तो जो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेनन है। पार्टिकल्स ऑफ बल्क फिनोमेनन गेन अगेन इनफ एनर्जी टू चेंज द इनटू वेपर स्टेट, ठीक है। मतलब देख लो यहाँ पे दे रखा है सॉलिड स्टेट जो होती है वो गैसेस लिक्विड स्टेट में बनती है पहले गर्मी से, हीट से, उसके बाद लिक्विड हो जाती है, लिक्विड से फिर हीट में जाती है, फिर गैसेस में बन जाती है, फिर गैसेस से कूल होती है, फिर लिक्विड होती है, फिर कूल होती है, फिर सॉलिड हो जाती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दे रखा है कि केल्विन इज द सही यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की सही यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.16 यानी 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक हो गया। बाकी फिर आप यहाँ से पढ़ लेना, फिर ये एक्टिविटी होगी इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सब्लिमेशन के बारे में बता रखा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, हम पढ़ेंगे अफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना, दूसरों को भी ये जानकारी देनी है, या फिर इस वीडियो में अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लगी तो उसको शेयर कर देना, और कुछ पूछना है मेरे से तो कमेंट कर देना। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में जो घंटी का आइकन होगा ना उसे दबा देना, ताकि जैसी मेरी ऐसी इतनी बड़ी मज़ेदार वीडियोस आएँ तो आपको फटाफट से तुरंत के तुरंत मिल जाए। थैंक यू।